हाय, माय नेम इज़ कमल कृष्णा एंड यू आर वाचिंग एग्जाम्पली। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस ऑन एसेट्स, यानी कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो किस तरीके से बैंक अलग अलग ऑप्शंस होते हैं बैंक के पास उस असेट पे चार्ज क्रिएट करने के, यानी कि उस असेट पे किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी जो होती है उस पर चार्ज क्रिएट करने की। सो लेट्स सी। सो इन टोटल देयर आर 7 ऑप्शंस with a bank. First is assignment, second is lien, third is set off, fourth is hypothecation, fifth is pledge, sixth is mortgage and seventh is appropriation. So हम वन बाय वन देखेंगे हर एक ऑप्शन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट को। बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप कोई मूवेबल असेट बैंक के पास रख सकते हैं या फिर इमूवेबल असेट, ठीक है, जैसे कि लैंड या फ्लैट। और थर्ड ऑप्शन होता है जो आपको मान लो फ्यूचर में जो होने वाली इनकम है या फिर किसी पॉलिसी का बेनिफिट है, जिसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। सो वो उसके अगेंस्ट में भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। सो एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। असाइनमेंट इज अ टाइप ऑफ चार्ज ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू अ क्रेडिटर। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर बुक डेट्स, यानी कि मान लो आपने किसी को क्रेडिट सेल्स कर रखी थी तो वो आपके डेटर हो जाता है, तो डेटर से आने वाले पैसे आप बैंक के नाम पे कर सकते हो, वो एक एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। मनी ड्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का जो बेनिफिट होता है, ठीक है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पे पॉलिसी। एंड दीज ऑल ट्रांसफर्स यानी कि असाइनमेंट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इस असाइनमेंट में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक होता है बोरोवर, जिसे हम असाइनर भी कह सकते हैं, ट्रांसफरर भी कह सकते हैं, या सिंपल जो आपका कस्टमर होता है वो ही असाइनर होता है। और बैंक यानी कि जो क्रेडिट दे रहा है वो हो जाएगा असाइनी या फिर ट्रांसफरी, जिसको वो एक्शनेबल क्लेम मिल रहा है, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम्स क्या क्या हो सकते हैं? इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, आपके जो अरियर हो सकते हैं रेंट पे, फ्यूचर में होने वाले जो आपको रेंट मिल रहा है किसी प्रॉपर्टी से, वो हो सकते हैं। शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी हो सकते हैं। क्रेडिट एनपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में जो क्रेडिट आने वाला है वो हो सकता है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट भी हो सकता है। सो ये सब है एक्शनेबल क्लेम्स और ये होता है असाइनमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे लियन। लियन का बेसिकली मतलब ये है कि एक बैंक के पास राइट होता है कि वो किसी डेटर की प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में रखे जब तक उसका डेट या लोन चुकाया नहीं जाए। सो बेसिकली लियन इज अ राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर अंटिल द डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। और एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब है कि ये जो बैंक का राइट है एक एक्ट के तहत है, और एक्ट ये है सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। सो इसके इस सेक्शन और इस एक्ट के तहत बैंक के पास लियन होता है। लियन मतलब वो अपने क्रेडिटर की, अपने डेटर की प्रॉपर्टी अपने पास पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक उसका डेट चुकाया नहीं जाए। अब हम देखेंगे सेट ऑफ। सो सेट ऑफ का मतलब है कि एक डेट को दूसरे डेट के अगेंस्ट में चुकाया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने XYZ बैंक में एक अकाउंट खोला हुआ था, सेविंग्स अकाउंट, और उस अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा थे। तो इस केस में क्रेडिटर हो गया ए और बैंक हो गया डेटर, क्योंकि ए ने अपने पैसे जमा कराए हैं XYZ बैंक में, तो बैंक उसको वापस पे करेगा, तो ये बैंक की होगी लाइबिलिटी। सपोज ए ने लोन लिया था इसी बैंक से लगभग 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, पर्सनल लोन था, और ओवरड्यू हो गया, यानी कि ए ने उस लोन को टाइम पे नहीं चुकाया, तो बैंक के पास सेट ऑफ का राइट होता है, यानी कि वो 1.5 लाख रुपए मिस्टर ए के सेविंग अकाउंट से डेबिट कर सकता है अपने डेट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन को एडजस्ट करने के लिए। और एडजस्टमेंट करने के बाद उस कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में बचेंगे 50,000 रुपए। तो सिंपल ये है, सेट ऑफ का सिंपल मतलब ये है कि बैंक अपने लोन को एडजस्ट करने के लिए कस्टमर के सेविंग अकाउंट से पैसा एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। एक बार हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। सो सेट ऑफ मींस एडजस्टिंग वन डेट अगेंस्ट अनदर। When two parties owe money to each other, the amount due from one can be adjusted against the amount due to the other.
इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू सेपरेट पेमेंट्स। अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ के जो फीचर्स होते हैं, बेसिकली म्यूचुअल डेट होना चाहिए। म्यूचुअल डेट का मतलब है कि कस्टमर भी बैंक को ओ करता है और बैंक भी कस्टमर को ओ करता है, दोनों का कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट बैलेंस है एक दूसरे के अगेंस्ट में। सेम कैपेसिटी, द डेट्स मस्ट बी ड्यू इन द सेम राइट एंड इन द सेम कैपेसिटी। इसका मतलब ये है, फॉर एन एग्जाम्पल, सेम राइट और सेम कैपेसिटी का मतलब ये है, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और इस पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया हुआ था कोई, और वो ओवरड्यू हो गया, ठीक है। ओवरड्यू हो गया, उसका पेमेंट वापस आने का टाइम हो गया था, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। तो इस केस में क्योंकि ए उस पार्टनरशिप में मेंबर है, ए, बी, सी, ये 3 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म खोली थी और पार्टनरशिप फर्म का लोन ड्यू है बैंक के केस में, तो बैंक ए के सेविंग्स अकाउंट से डेबिट कर सकता है। अगर उसके पास कुछ पैसा पड़ा है उसके सेविंग्स अकाउंट में, ए, बी और सी के अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, तो वो डेबिट कर सकता है पार्टनरशिप फर्म के लोन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ये तीनों पार्टनर है। बट सपोज ए जो है, अब मान लेते हैं सिर्फ ए का कोई लोन ड्यू है और एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी, उसके अकाउंट में कुछ पॉजिटिव बैलेंस बढ़ा हुआ है और ए ने जो लोन लिया था बैंक से वो अभी तक ओवरड्यू है, वापस पैसा नहीं चुका है। तो इस केस में बैंक उस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में 2 लोग और हैं, उसके अलावा बी और सी भी है। तो अगर बैंक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में से डेबिट करता है ए के लोन को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे पार्टनर्स को भी लॉस होगा, जो कि बैंक नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये था मतलब सेम कैपेसिटी का, यहाँ पे जो मीनिंग था, कॉन्टेक्स्ट था, उसका ये मतलब था। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ मनी इज इन कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कंपनी लोन, ठीक है। एंड इफ अकाउंट इज हेल्ड इन ट्रस्ट, फिड्यूशियरी और जॉइंट नेम, बैंक कैन नॉट सेट इट ऑफ अगेंस्ट इंडिविजुअल लोन। थर्ड फीचर है डेट मस्ट बी ड्यू, यानी कि डेट की ड्यू डेट से पहले बैंक सेट ऑफ नहीं कर सकता। यानी कि सपोज 30 मार्च को कोई लोन ड्यू हो रहा हो, तो 30 मार्च के बाद ही बैंक इस सेट ऑफ का स्टेप ले सकता है, 30 मार्च से पहले नहीं ले सकता सेट ऑफ का स्टेप। फोर्थ फीचर ये है कि ये इनहेरेंटली सेट ऑफ का जो राइट है बैंक को इनहेरेंटली अवेलेबल होता है अनटिल एंड अनलेस कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ हो इसके अगेंस्ट में। यानी कि अकाउंट खोलते टाइम, लोन देते टाइम अगर कोई एग्रीमेंट होता है कि बैंक सेट ऑफ नहीं करेगी, तो ये सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं होगा, अदरवाइज ये इनहेरेंटली अवेलेबल होता है, ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है किसी भी बैंक को। फिफ्थ फीचर है नो प्रेजुडिस टू थर्ड पार्टी राइट्स। अभी हमने जो समझाया था पार्टनरशिप अकाउंट को लेके, वैसे ही हो सकता है किसी का जॉइंट अकाउंट हो, तो बैंक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी जहां पे जॉइंट अकाउंट हो, पार्टनरशिप अकाउंट हो, कंपनी अकाउंट हो, वहां पे डेबिट करने से दूसरे पार्टनर्स को भी लॉस हो, बैंक ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगी। द राइट कैन नॉट बी यूज्ड टू हार्म द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। और सेट ऑफ का राइट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है कौन से केस में, किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या फिर किसी फर्म के पार्टनर की इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाती है, या कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, ऑन रिसिप्ट ऑफ अ गार्निशिंग ऑर्डर मिलता है कोर्ट से, ठीक है। कोर्ट से अगर ऑर्डर आता है बैंक को कि ये पेमेंट ड्यू है इसके किसी क्रेडिटर का, तो डायरेक्टली उस क्रेडिटर को पेमेंट की जाए इसके अकाउंट से, सो ये होता है गार्निशिंग ऑर्डर। और या फिर नोटिस आ जाए असाइनमेंट का कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस का। सो इन 4 केसेस में सेट ऑफ का राइट जो बैंक का होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथिकेशन। सो हाइपोथिकेशन का राइट मिला हुआ है, सबसे पहले तो हम देखेंगे सरफेसी एक्ट में। सरफेसी का मतलब है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सो हाइपोथिकेशन का मतलब बेसिकली है, अभी हम आगे एक और
देखेंगे मोड प्लेज को देखेंगे, सो हाइपोथिकेशन लगता है किसमें, मूवेबल असेट्स पे, मूवेबल असेट्स पे, और प्लेज भी लगता है मूवेबल असेट्स में। सो डिफरेंस ये रहता है हाइपोथिकेशन और प्लेज में, हाइपोथिकेशन में मूवेबल असेट्स पे जब लगता है, जैसे कि हो सकता है जो कस्टमर के पास हो, गोल्ड हो या फिर कोई स्टील हो जिससे उसे फर्दर फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, और वो मूवेबल है, ठीक है, लेकिन वो मूवेबल असेट्स कस्टमर के पोजीशन में ही रहती है, और प्लेज में पोजीशन बैंक के पास चली जाती है। तो हाइपोथिकेशन सबसे पहले तो लगता है सरफेसी एक्ट में, ठीक है, और हाइपोथिकेशन लगता है मूवेबल असेट्स से, और थर्ड पॉइंट है हाइपोथिकेशन में पोजीशन कस्टमर के पास ही रहता है। सो हाइपोथिकेशन मीन्स अ चार्ज upon any movable property existing or future created by a borrower in favor of a secured creditor without delivery of possession of the movable property to such a creditor. So इससे कुछ features हैं important. The charge hypothecation is applicable to movable assets. The ownership and possession are held by the borrower of the assets, and the document hypothecation agreement provides for a covenant. हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, या इस केस में जब आप हाइपोथिकेशन करते हैं तो बैंक एक डॉक्यूमेंट साइन करवाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है, इसको कहते हैं डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, DOH शॉर्ट में बोलते हैं, DOH, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन। सो उसमें ये सब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आपको कितना लोन मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी के अगेंस्ट में मिल रहा है, और कब तक वापस आ जाएगा पैसा। तो बेसिकली वो जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये भी कंडीशन रहती है कि बोरोवर को अपने गुड्स का पोजीशन देना पड़ेगा जब भी उसको ये डिमांड की जाए। सो हाइपोथिकेशन कौन से केसेस में लग सकता है? हाइपोथिकेशन तब लग सकता है जबकि लोन मिल रहा हो किसी वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल स्टॉक के अगेंस्ट में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज एक ज्वेलर है, उसके पास स्टॉक में क्या क्या रह सकता है, गोल्ड रह सकता है, सिल्वर रह सकता है, जिससे वो आगे ज्वेलरी बनाएगा, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन इस केस में लग सकता है क्योंकि उसे उस रॉ मटेरियल की जरूरत है आगे फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस के केस में हाइपोथिकेशन अवेलेबल होता है। इट इज ऑल्सो डन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट हैंडलिंग इन अ फैक्ट्री, राइस मिल्स, ऑयल एक्सपेलर्स. दिस चार्ज इज ऑल्सो कन्वीनियंट where lending is to be done against goods in a shop or showroom which are required in day to day business. So simple logic ये है, कोई भी गुड्स या कोई भी स्टॉक जो उस कस्टमर के बिजनेस के लिए जरूरी है उसके अगेंस्ट में हाइपोथिकेशन मिल सकता है, क्योंकि वो बैंक उसे अपने पोजीशन में नहीं लेगी, पोजीशन में ले लेगी तो वो कस्टमर बिजनेस नहीं करवाएगा। तो सिंपल लॉजिक ये है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं हाइपोथिकेशन के, अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचें तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है क्योंकि गुड्स कस्टमर के ही पोजीशन में रहते हैं, बोरोवर के ही पोजीशन में रहते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर के पास गुड्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। हो सकता है कि जिस दिन वो लोन ले रहा हो उस स्टॉक्स के अगेंस्ट में, हो सकता है कि वो 10 दिन बाद उसको बेच दे लेकिन वो उसका लोन वापस नहीं चुकाए बैंक का, और हो सकता है फिर बैंक को कोर्ट जाना पड़े, और बेसिकली ये केसेस एक्सटेंड हो जाते हैं काफी लंबे टाइम तक। सेकेंड पॉइंट ये है कि बैंक अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए जब भी हाइपोथिकेशन करती है तो उसकी शॉप के बाहर या फिर उस फैक्ट्री के बाहर उस बैंक का नाम लिखा होता है कि दिस फैक्ट्री हैज बीन प्रोवाइडेड लोन बाय दिस बैंक, या दिस बैंक हैज प्रोवाइडेड लोन टू दिस फैक्ट्री एंड दिस फर्म, ओके। थर्ड पॉइंट ये है, the borrower may hypothecate the same stock with more than one banker, or having previously hypothecated the goods may be subsequently be pledged to another creditor. एक प्रॉब्लम ये भी है कि हो सकता है वो कस्टमर या वो बोरोवर उसी सेम स्टॉक ऑफ गुड्स को बार बार अलग अलग बैंक से हाइपोथिकेट करे, ठीक है, या फिर हाइपोथिकेट करके दूसरे चार्जेस जैसे प्लेज यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है प्लेज कर दे या फिर से वापस हाइपोथिकेट कर दे, तो उसी स्टॉक ऑफ गुड्स पे बार बार लोन लेने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है जिससे बैंक का नुकसान हो सकता है। सो हाइपोथिकेशन के केस में जो प्रिकॉशंस रखती है बैंक, फर्स्ट बैंक इंश्योर करती है कि वो दूसरे बैंक से ये फैसिलिटीज वापस बार बार नहीं ले, तो इसमें एक अंडरटेकिंग साइन करवाती है, ठीक है, और उसके अलावा बैंक का बोर्ड भी डिस्प्ले में रहता है उस शॉप या फिर उस फैक्ट्री के बाहर, सो दैट सबको पता चले कि इस फर्म ने, इस फैक्ट्री ने इस बैंक से ऑलरेडी लोन ले रखा है। सेकंड, बैंक किस तरीके से इंश्योर करती है,
बैंक पीरियोडिकली स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाती है उस फर्म से या फिर उस फैक्ट्री से, ठीक है, जिसपे डिक्लेरेशन रहता है कि बोरोवर का क्लियर टाइटल है, यानी कि क्लियर ओनरशिप है, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उस स्टॉक को लेके वो पूरी की पूरी करेक्ट है, और अपने गुड फेथ पे वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। और बैंक इस केस में टाइम टू टाइम ऑडिट करने भी जा सकती है, इंस्पेक्शन करने भी जा सकती है, ये सब वेरीफाई करने के लिए जो स्टॉक स्टेटमेंट बोरोवर भेजता है। और अगर कुछ गड़बड़ होती है या फिर कुछ कमी पाई जाती है स्टॉक स्टेटमेंट और एक्चुअल रियलिटी में, तो बैंक कोई भी एक्शन ले सकता है।